Hello everyone. From today onwards we are going to discuss the fifth unit, that is electrostatics in vacuum. This is the first lecture of fifth unit or fifth module. First of all, we are going to discuss the point function. What is point function? If the value of physical quantity depends on the coordinates of the point and physical quantity is expressed as a continuous function of position of point in that region, such a physical quantity is called point function. What does it means? इसका मतलब क्या हुआ है? यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान उसके कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता हो और उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में दर्शाया जाता है, तो जिस फंक्शन से फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं उसे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। पॉइंट फंक्शन के बाद जो दूसरी चीज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, हीट फील्ड हो सकती है। तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? अब यदि फील्ड को डिफाइन करना हो तो उसे कैसे करेंगे? वो रीजन या स्पेस या क्षेत्र जहां पॉइंट फंक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है या दर्शाता है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम फील्ड कहते हैं। द रीजन और स्पेस in which the point function represents the physical quantity is called field of that physical quantity. इसे इस उदाहरण से हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं एक हीट फील्ड का। ये हीट फील्ड जनरेट हो रही है किसी लोहड़ी के जलने से। ये यहाँ पर जो है लोहड़ी जलाई जा रही है और इस लोहड़ी के जलने की वजह से इसके चारों तरफ कोई हीट जो है वो मीडियम में डिसिपेट हो रही है चारों तरफ। तो इस लोहड़ी के जलने से उसके चारों ओर जो हीट का रीजन बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है जहाँ तक उसकी गर्मी महसूस हो रही है, उसको हम लोहड़ी के कारण हीट फील्ड कहेंगे। जैसे कि हम देखें तो हम मान लें कि हालांकि इससे आगे तक जाएगी हीट जो है, यहीं पर नहीं रुक जाएगी, लेकिन हम मान लें कि यहाँ तक इसकी गर्मी महसूस हो रही है। ये जो हमने लाइंस बनाई हैं, इन लाइन तक जो है हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो ये उसका वो रीजन कहलाएगा, वो फील्ड कहलाएगी। और ये हीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये किसकी फील्ड होगी? हीट की फील्ड होगी। अब देखते हैं कि हीट ये फील्ड्स जो हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। बेसिकली फील्ड जो हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, आइदर स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को अगर बताना चाहें, देखना चाहें, तो ये स्केलर फील्ड हो सकती है या फिर दूसरे टाइप की जो फील्ड है वो वेक्टर फील्ड हो सकती है। तो स्केलर फील्ड जो है वो क्या होगी? सबसे पहले हम समझते हैं स्केलर फील्ड क्या है। स्केलर फील्ड यदि किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट फंक्शन एक स्केलर फंक्शन हो, तो वो स्पेस जिसमें वो लाई करता है, उसमें एग्जिस्ट करता है, बिलोंग करता है, उस स्पेस को हम स्केलर फील्ड कहते हैं। स्केलर फील्ड के उदाहरण कौन कौन से हो सकते? स्केलर फील्ड के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं स्केलर फील्ड के। उनमें से कुछ हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है आइसोथर्मल सरफेस, पहला जो है वो अपना है आइसोथर्मल सरफेस और दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम समझने की कोशिश करते हैं आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है। यहाँ हम एक मेटेलिक रॉड ले रहे हैं जिसका एक सिरा जो है वो हॉट है और दूसरा सिरा जो है वो कोल्ड है। तो हीट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो है वो फ्लो होने लगेगी। तो जब हीट फ्लो हो रही है इस तरीके से हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, तो यहाँ पर बीच बीच में अगर हम इस रॉड के क्रॉस सेक्शन व्यू में ये लेवल्स को देखें, तो इन लेवल्स में के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने से? डेल्टा एक्स से। ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर जितने भी ये लेवल्स होंगे
इनको अपन लेवल सरफेस कहेंगे। ये लेवल सरफेस इस तरीके से होंगे कि इस पूरे पर एक लेवल पर जो है पूरे का टेम्परेचर θ1 होगा, दूसरे का टेम्परेचर θ2 होगा, लेकिन θ1 और θ2 जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हीट इस रॉड में हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर फ्लो होने लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट O पर, हम यहाँ पर देखिए ये पॉइंट O पर अगर किसी चार्ज को रखा हुआ मान लीजिए प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट हो रहे होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से सरफेस होते हैं? वो सरफेस हैं जिनका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो ये देखने में अभी यहाँ पर जो है वो 2 डायमेंशनल ये एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, बाकी ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। चारों तरफ जो है इस पॉइंट O के चारों तरफ जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड बनेगा, ठीक है। जिस पर पोटेंशियल किस चीज से डिपेंड करेगा? उसकी इस पॉइंट O से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमें किसी टेस्ट चार्ज को ले जाना है तो उस पर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके की कोई फील्ड बनती है तो ये भी एक स्केलर फील्ड का एग्जाम्पल होगा। Now we will discuss the vector field. Vector field क्या होती है? If a vector point function lies in a region, then such a region is called the vector field. What will be the example of that vector field? उस वेक्टर फील्ड के एग्जाम्पल होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अगर अपन कहें कि वेक्टर फील्ड क्या होती है, तो कहेंगे कि यदि पॉइंट फंक्शन कोई वेक्टर फंक्शन हो तो वो जिस रीजन में होगा उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम वेक्टर फील्ड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करें तो वेक्टर फील्ड का पहला एग्जाम्पल जो है फ्लक्स लाइन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर जो है वो हमने ले रखा है, जिसमें एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है यहाँ पर, और उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। और पॉजिटिव प्लेट से जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चलने लगेंगी। तो इनकी वजह से जो इस स्लाइड पर हम एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी लिक्विड के फ्लो देख रहे हैं, जिसमें कैपिलरी ट्यूब के पास की जो लेयर होती है लिक्विड की, उसकी स्पीड फ्रिक्शन अधिक होने के कारण कम हो जाती है, तथा कैपिलरी ट्यूब के एक्सिस पर जो है यहाँ पर ये सबसे बीच वाली जो एक्सिस के पर एग्जैक्टली एक्सिस पर लाई करती है जो लेयर, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार फ्लक्स प्रोफाइल एक बन जाती है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। यदि किसी बिंदु पर कोई एक टेंजेंट प्लॉट करें, हम कहीं पर भी एक टेंजेंट प्लॉट करें, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन जो होती है वो इस फ्लक्स की फ्लो होने की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है, इसलिए ये भी एक वेक्टर फील्ड है। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर स्पेस में किसी पॉइंट की स्थिति या पोजीशन है। ये उस मान लीजिए ये कोई हमारे पास में पॉइंट P है, इस पॉइंट की पोजीशन जो है स्पेस में पॉइंट x, y, z कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बताई गई है। तो इस पॉइंट P की पोजीशन इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है अगर कोई वेक्टर के जरिए हम बताएंगे तो उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। यहां हम देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में पॉइंट P की स्थिति जो है वो वेक्टर dr के द्वारा यहां पर हम दर्शा रहे हैं। dr वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप, yj कैप और zk कैप, जहां i, j, k कैप जो है, i कैप, j कैप और k कैप जो है वो x, y और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। A displacement vector
is the shortest distance from the initial to the final position of a point. Thus, it is the length of an imaginary state path, typically distinct from the path actually traveled by the particle or object. A displacement vector represents the length and direction of the imaginary straight path. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई भी दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्पेस में किसी भी दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताता है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यह दोनों पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि एक स्ट्रेट पाथ है। यहां हम देख रहे हैं कि पॉइंट P से Q तक हम दो पाथ फॉलो कर सकते हैं। पहला पाथ है P to Q बाय दिस लाइन, और दूसरा पाथ है P to Q अगर हम इस लाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये दोनों से हम P से Q तक पहुंच सकते हैं, पर स्मॉलेस्ट स्ट्रेट पाथ जो है वो पाथ 1 होगा। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां कोई टेस्ट चार्ज, अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? अगर कोई चार्ज 1 कूलाम चार्ज और वो भी पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज होगा तो हम उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी फोर्स को फील करता है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए जो है हम आगे के डेरिवेशंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। यह लाइन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बहुत सारी जानकारियां देती है। कौन कौन सी जानकारियां देती है? सबसे पहला है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और या तो नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं अगर उसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो, या फिर वो इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा जो है नेगेटिव चार्ज पर आकर के खत्म हो जाती हैं। तीसरा, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विडिस्टेंस और पैरेलल हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चौथा, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विडिस्टेंस ना हो या फिर पैरेलल ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट है, जहां होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे पता लगेगा? तो एरिया की डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जैसे कि यहां पर ये बता रहा है, ये वाला तीर का निशान बता रहा है। तो अगर इसके ये कैसा है, ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो हमेशा ये जो लाइन होगी एरिया वेक्टर इसी को कहेंगे, ये लाइन जो होगी ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। और तब हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर जो कि किसी एरिया का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों बताए उस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। यह हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है तथा इसकी लंबाई सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड दिखाती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वेक्टर की लंबाई उतनी ज्यादा होगी। किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं उनकी संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसको तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई डॉट एरिया वेक्टर ए, ई ए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, जहां
थीटा जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर A के बीच का एंगल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम कुछ केसेस को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला जो केस है वो ये रहा। मान लीजिए हमारे पास में दो सरफेस एरिया है, पहला A1 और दूसरा जो है वो A2। दोनों A1 और A2 जो है वो आपस में बराबर है, लेकिन यहां पर हमें देख करके पता लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्रॉस कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो A2 से गुजरने वाली ज्यादा है, जबकि A1 से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है। तो हम क्या कह सकते हैं फिर कि यहां पर φ1 जो है वो कम होगा φ2 से। दूसरे केस में यहां पर ये जो है सरफेस एरिया A1 जो सरफेस एरिया जो है वो इस तरीके से लिया गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इससे गुजरने वाली कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या कितनी है? 0। इससे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो गुजर नहीं रही हैं। जबकि इससे यहां पर अगर हम गिने तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं। तो यहां पर φ1 जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है, हम कुछ ऐसा केस डिस्कस कर लेते हैं जहां पर एरिया जो है वो अनइक्वल एरिया हो जाए। इन दोनों केसेस में जो हमने अभी प्रीवियसली स्टडी किए, दोनों ही कंडीशन में A1 और A2 जो है वो सेम थे, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग था। यहां पर क्या है, एरिया A1 जो है वो छोटा है और एरिया A2 जो है वो बड़ा है। तो एरिया A1 से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं, जबकि एरिया A2 से 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं। इसलिए φ1 का मान जो है φ2 से कम होगा। अब डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर्स देखिए। एरिया वेक्टर जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से हम क्या समझते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो सकता है। तो या तो ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी हो सकता है या फिर ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से इधर अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है और राइट हैंड साइड पर भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो एरिया है वो 2D एरियाज होते थे। और यहां पर जो है हम क्लोज सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो क्लोज सरफेस एरिया जैसे हमने कोई क्यूब ले लिया या हमने कोई स्फीयर ले लिया, तो यहां पर भी जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हर एक सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी, चाहे हम क्यूब के फॉर्म में लें चाहे हम स्फीयर की फॉर्म में लें। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या है? ये एक तरीके का ऑपरेटर होता है जो किसी फंक्शन को मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता है आइदर x, y और z डायरेक्शन में। तो ये एक स्पेस ऑपरेटर है। यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप जो है वो आ रहे हैं, तो सिंपल सी एक कंफ्यूजन होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर भी हम इसको वेक्टर, डेल्टा वेक्टर लिख रहे हैं, लेकिन ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑपरेटर है। और इट कैन बी ऑपरेट आइदर ऑन द वेक्टर क्वांटिटी और ऑन ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम इसको ऑपरेशन इसका देखें तो डेल ऑपरेटर को या तो आप स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट करेंगे या वेक्टर क्वांटिटी पर ऑपरेट करेंगे। अगर आप डेल्टा को या डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो वो हमें ग्रेडियंट देगा। जबकि अगर हम वेक्टर फंक्शन पर उसको ऑपरेट करते हैं तो हम फिर वेक्टर फंक्शन पर उसको दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं या हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो डेल ऑपरेटर हमें डाइवर्जेंस देगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम उसको ऑपरेट करते हैं तो डेल ऑपरेटर हमें कर्ल देगा, ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट?
The gradient of a scalar function phi is a vector whose magnitude is equals to the maximum rate of change of scalar function phi with respect to the space variable delta and has direction along the changes. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल होता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन में ही होती है. उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक वन डायमेंशनल रॉड ले रहे हैं, और वन डायमेंशनल रॉड में इसका एक सिरा हम जो है वो हॉट एंड पे रखते हैं और दूसरा जो है वो कोल्ड एंड पे रखते हैं. तब इस वन डायमेंशनल रॉड में से जो है वो हीट फ्लो होने लगेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर, और इस चेंज की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड होगी. इस रॉड की लेंथ के अलोंग ही ये जो है वो हीट जो है वो फ्लो हो रही होगी. तो ये वन डायमेंशनल केस में जो हमें ग्रेडियंट मिलता है वो ग्रेडियंट आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में जो है हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में ग्रेडियंट निकालेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी होगी. उसको हम निकालना सीखेंगे आगे की डेरिवेशन में. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट. फिजिकल सिग्निफिकेंस ग्रेडियंट की क्या क्या है? देखिए, सबसे अमेजिंग फैक्ट जो है वो ग्रेडियंट का ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट होता है, और ये हमें बदले में जो क्वांटिटी देता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इजंट इट अमेजिंग फैक्ट कि एक हम स्केलर क्वांटिटी पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं और जो क्वांटिटी हमें मिल रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है. दूसरा फैक्ट है, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स. The negative gradient of electric potential of electric field at any point represents the electric field at that point. अगर हमें देखिए पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर उस पर हम उसका ग्रेडियंट निकाल दें और उसका नेगेटिव साइन लगा दें उस पर, तो जो क्वांटिटी निकलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ये फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आगे हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड. व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. तो डाइवर्जेंस किसी पॉइंट से पर यूनिट टाइम किसी वेक्टर फील्ड का कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसे हम डाइवर्जेंस कहेंगे. और डाइवर्जेंस जो है बाय द डेफिनेशन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए जो है वो होता है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है. देखिए ए डॉट डी एस क्या होगा? फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? वेयर टाउ इज द वॉल्यूम. टाउ क्या है? वॉल्यूम है. तो जितना फ्लक्स यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम गुजर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम डाइवर्जेंस कहेंगे. और उसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए डाइवर्जेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और अगर डाइवर्जेंस किसी स्केलर फील्ड का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये क्या बताता है? ये बताएगा कि वहां पर उस क्वांटिटी का कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल है, कोई ना कोई सोर्स वहां पर उसका अवेलेबल है. और अगर ये क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल रहे हैं, एंड इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑलवेज, इट मींस कि वहां पर उस पॉइंट पर सारा का सारा फ्लक्स आ रहा है और वहां से गायब होता जा रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर कोई सिंक अवेलेबल है. और अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी क्वांटिटी का और वो क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स किसी पॉइंट पर आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो उससे बाहर की तरफ जा रहा है. तो आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स जो है वो बराबर होगा. तो
अगर किसी क्वांटिटी में आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स आपस में बराबर हो तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो। और इस तरीके की फील्ड को हम सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। So first of all we must study the definition of curl. What is that? The curl of a vector field is a vector quantity. It gives the rotation of the vector field. If vector A is any vector field at any point P and del S is the infinitely small test area at point P, then curl is given as curl of A is equals to limit del S tending to 0 line integration of A dot dl y ds, and here this n cap represents the direction of this vector quantity. Mathematically, if we try to find the curl of any vector field, then we must calculate this value del cross A. Here in this figure we have a point around which we are trying to calculate the कर्ल। तो इस पॉइंट P को घेरे हुए हम बहुत छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल जो है वो एरिया यहां पर ले लेंगे और उस एरिया के अराउंड कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो रही है उसका मेजरमेंट जो है वो कर्ल बताता है। कोई वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट के अराउंड कितनी तेजी से घूम रही है ये कर्ल बताता है। कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, डेल क्रॉस ए। इसे कई बार रॉट या रोटेशन भी बोलते हैं। लैंड टॉर्नेडोज एंड बर्ड पूल आर द एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ द कर्ल। इन द नेक्स्ट स्लाइड these two are the extreme examples of curl. Here this is the land tornado and this one is the whirlpool. यहां पर ये कितनी तेजी से ये कोई फ्लक्स जो है किसी क्वांटिटी का घूम रहा है वो बताता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जिस तरीके से हम डाइवर्जेंस निकालते थे वो किसी वेक्टर फील्ड का ही निकलते थे, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। लेकिन कर्ल जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। कर्ल को ही हम क्या कहते हैं, रोटेशन, सर्कुलेशन और रोट। और अगर किसी वेक्टर फील्ड का हम कर्ल निकालते हैं और वो जीरो आता है तो इस तरीके की फील्ड को हम लैमिनर फील्ड बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। लैमिनर फील्ड कहेंगे, किस फील्ड को लैमिनर फील्ड कहते हैं, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालते हैं और वो जीरो आता है तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, लैमिनर फील्ड कहेंगे। कई बार न्यूमेरिकल्स में सीधे पूछा जाता है कि शो दैट द गिवन फील्ड इज लैमिनर फील्ड, तो हमें वहां क्या निकालना होगा, वहां पर हमें कर्ल ऑफ दैट गिवन फील्ड निकालना होगा और अगर वो जीरो आता है तो वो एक लैमिनर फील्ड होगी।